हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चंस आपको कराए थे, 25 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में आपको कराए थे और आपका टॉपिक चल रहा है हिंदी भाषा और उसका विकास। उससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है ये वाली। इसके बाद सेकंड सीरीज में भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको ऐसे ही थर्ड सीरीज में 50 क्वेश्चंस और ये पार्ट में मिलेंगे 25 पार्ट में। पहले हम आपको क्लियर कर चुके हैं। तो 25 क्वेश्चंस आपके हो चुके थे, 25 क्वेश्चंस अब आगे के लेकर आए हैं। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चंस आपको हिंदी भाषा और विकास से संबंधित मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बीए, एमए कंपटीशन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भाषा से संबंधित। तो आपका 26 आपके लिए क्वेश्चंस छोड़ा था और इसमें आपने आंसर सोच के रखा होगा। 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई और गद्य रचना है तो हिंदी में, राजस्थानी में, ब्रजभाषा में या फिर अपभ्रंश में। तो 26 का आंसर आपका जाएगा सी, ब्रजभाषा में। वैसे तो ब्रजभाषा में जितना भी लिखा गया है वह अधिकतर काव्य ही लिखा गया है, लेकिन यह जो रचना है यह गद्य रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे वह? उर्दू मिश्रित हिंदी या फिर संस्कृत मिश्रित हिंदी या फिर हिंदुस्तानी या फिर ब्रजभाषा? तो वह इन चारों में से किस प्रकार की हिंदी के पक्ष में थे? तो 27 का आंसर अगर आपने सोचा है बी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा बोलने वाले की अनुमानित संख्या हम कितनी मान सकते हैं? 10 करोड़ है, 60 करोड़ है, 22 करोड़ है या फिर 40 करोड़ है? ये आंकड़े थोड़े पहले के हैं, तो ये क्वेश्चंस अभी हम जो है छोड़ते हैं, क्योंकि आंकड़े ये काफ़ी, मुझे लगता है ये आंकड़े जो आपको मिल रहे हैं ये 2015 के आसपास के आंकड़े हैं, अब चेंज हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ये सही है, 10, 5 या फिर 18 या फिर 15। तो हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आई हैं वह 18 हैं, लेकिन 22 बोलियों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब आपको बता दें कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है जो है 5 बोलियां आती हैं, तो यहाँ 3 आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक इसमें से नहीं है। तो 30 का आपका आंसर जाएगा मगही, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बाकी बची 2, 3 हो गई हैं आपकी। तो 2 और कौन सी हैं आपकी? एक जो है ब्रजभाषा हो चुकी है और एक कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। अब मगही किस में आती है बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो नहीं आती। अभी हमने पता कर लिया है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं, तो पश्चिमी हिंदी तो हम एलिमिनेट कर देंगे, बाकी बची हैं 3। तो अवधी बिहारी के अंतर्गत भी नहीं आएगी। अब इन हम 2 में देखेंगे, ठीक है। ये प्रश्न करने का एक अच्छा फार्मूला होता है, जो आपको पता है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है। अब पूर्वी हिंदी में जो आती हैं 3 बोलियां आती हैं, एक अवधी हो चुकी है, बाकी 2 उनको कौन सी हैं बताइए कमेंट बॉक्स में अगर पता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? अब आ चुके हैं हम बिहारी पर। मारवाड़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो 3 इसमें से हैं, लेकिन एक नहीं है। तो मारवाड़ी बोलने से ही पता चल रहा है कि ये राजस्थानी होगी। भोजपुरी, मगही, मैथिली जो हैं बिहारी हिंदी की हैं। अब देखिए मगही यहाँ पर आ चुकी है, मगही के बारे में आपसे पूछा गया था, तो मगही किसकी है? बिहारी हिंदी की है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न एक दूसरे में अटैच करके पढ़ते हैं तो जल्दी अच्छे से तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी, बैसवाड़ी, अवधी या फिर बुंदेली? तो अभी आपको बताया था कि जो है खड़ी बोली, लखनऊ, बाराबंकी किसके अंतर्गत आएंगे? तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अवधी के अंतर्गत ये आते हैं। और अवधी आपको बताया गया था कि ये पूर्वी हिंदी की बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? रीवा, रायपुर, भोपाल या फिर इंदौर? तो बघेली का हमने यहाँ बताना है, तो 34 का आपका आएगा ए, रीवा। अब ये रीवा किधर है ये आपको पता ही है कि रीवा जो है किधर आता है रीवा?
भोपाल, रायपुर, इंदौर, ये सब एमपी क्षेत्र के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है। मथुरा, अब मथुरा तो होगी ही ब्रजभाषा, क्योंकि कृष्ण जी से संबंधित है और ब्रजभाषा से संबंधित है। आगरा, हाथरस, इटावा, तो इटावा अगर आपको पता है, ऐसे क्षेत्र के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है। ठीक है। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, इटावा भी आपका एमपी में ही जाता है। आगरा, हाथरस, ये सब यूपी की तो ब्रजभाषा है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? जो इंदौर उज्जैन की बोली है उसको क्या नाम दिया गया है? मारवाड़ी, मालवी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी? तो 36 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, मालवी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? तो सभी को पता है कि जो गढ़वाल क्षेत्र है वह 2 भागों में बटा है, एक है गढ़वाल और एक है कुमाऊं। और नैनीताल कुमाऊनी क्षेत्र में आता है, तो यह बोली जाती है कुमाऊनी में। ठीक है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं बोलियां मानी गई हैं? अभी बोलियां आपको बताई गई थी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 उपभाषाएं हैं और जो है 18 बोलियां हैं। बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया था कि जो बोलियां 18 हैं और आपका जो है 5 उपभाषाएं हैं। जो वो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, तो इन सबको उपभाषाएं बोला गया है और इनके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वे बोलियां हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है। कनौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। तो यहाँ पर देखिए, अभी आपको बताया था कि ब्रजभाषा के केंद्र जो है आपके भी बिल्कुल आगरा, हमने हाथरस, ये सब बताए थे। तो मालवी का केंद्र इंदौर, उज्जैन है, ये भी आपको अभी बताया था। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से असत्य कथन आपको छांटना है। छत्तीसगढ़ी, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, बिल्कुल सही है। दिल्ली का क्षेत्र झांसी, ललितपुर है, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में हमने देखना है कौन सा सही जाएगा। तो 40 में आपका आंसर जाएगा बी। तो विद्यापति भोजपुरी के कवि नहीं हैं। बताइए कौन सी भाषा के कवि हैं? विद्यापति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इन्होंने 2 भाषाओं में अपनी रचना की है, तो लेकिन वैसे कैसे किसके कवि माने जाते हैं ये? इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है? नहीं पूछा गया है। ब्रजभाषा का क्षेत्र अभी अभी आपको बताया था, मथुरा तो है ही। ठीक है। अलीगढ़, गाजियाबाद, भरतपुर, इन तीनों में आप देखिए। तो 41 का अगर आप आंसर लगा रहे हैं गाजियाबाद, तो बिल्कुल सही। गाजियाबाद खड़ी बोली के क्षेत्र में आता है। अलीगढ़ और भरतपुर ब्रजभाषा के क्षेत्र में आते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? जो हमारी हिंदी मान ली गई है, उसको मानक भाषा बना दिया गया है हिंदी को, तो किस आधार पर बनाया गया? तो वह खड़ी बोली के आधार पर उसको बनाया गया है। इनमें से असत्य युग्म को अलग करना है, जो गलत है उसको अलग करना है। मैंने भी अभी आपको विद्यापति के बारे में बताया था कि 2 के हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तुलसीदास जी का भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अवधि के हैं। और बिहारी के बारे में भी, बिहारी जो हैं आपके रीतिकाल के कवि हैं, तो आपको बताना है कि केशव जो हैं वो खड़ी बोली के हैं। तो 43 में आपका आंसर जाएगा बी। तो बिहारी जो है ब्रजभाषा के नहीं हैं। बताइए कौन सी भाषा के कवि हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, चित्रलिपि या गुरुमुखी? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। गुरुमुखी है पंजाबी की। तो यहाँ पर ये 2 आपकी लिपि हैं, तो इसके बारे में अब इनका उस सीक्वेंस से भी आप याद कर सकते हैं कौन सी लिपि पहले आई। ठीक है। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 50, 52, 57 या फिर 60? तो 45 का अगर आपने आंसर सोचा है सी 52, तो बिल्कुल सही है। अब ये वर्ण भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, किन भागों में किस तरह से बांटा गया है, ये भी सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक या फिर कुटिल? बिल्कुल आपको बताया गया था अभी, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति तो ब्राह्मी लिपि से हुई है, लेकिन ये किस प्रकार की लिपि है?
तो 46 का आपका आंसर जाएगा बी, वर्णात्मक लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम वर्ग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? पंचम वर्ग कौन सा होता है? जैसे आपका ख, ग, घ और फिर लास्ट में जो आप अणा खाली लिखते हैं, अणा खाली ये वाला भी होता है। तो जो आप ये अणा खाली लिखते हैं इस तरह से जो होते हैं इनको पंचम वर्ण बोला जाता है। तो ये अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए बोला गया, किसने दिया ये सुझाव? श्रीनिवास दास ने, महात्मा गांधी ने, बाबा श्याम सुंदर दास ने या फिर काका कालेलकर ने? तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए कहा था। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं? जो आप ये अंकी बिंदी लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो अंकी बिंदी अनुस्वार होता है, चंद्र बिंदु अनुनासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार, ठीक है, लिपि की उत्पत्ति हो चुकी, विकास हो चुका और आपको पता चल चुका किस प्रकार की है अब, लेकिन इसमें सुधार की ज़रूरत हुई तो वह किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये 48 का आपका आंसर जाएगा बी, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर या फिर तिलक? तो 49 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं काका कालेलकर तो बिल्कुल सही है। और ये जो दो प्रश्न हैं आपके 48 और 49 वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? देवनागरी का नाम गुजरात के नागा ब्राह्मणों के कारण पड़ा। यहाँ पर कोई एक ही, वैसे सारे सही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आप कौन सा सही मान सकते हैं? देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है या फिर देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है? सभी उपयुक्त है लेकिन आपको बताना है कि अधिक इनमें से ज़्यादा कौन सा है। तो सी इसमें से ज़्यादा सही है, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। अब 51 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसका आंसर आप सोच के रखिए। बाकी क्वेश्चंस जो 50 मिलेंगे आपको लास्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वो 2 पार्ट में आपको डिवाइड मिलेगी, 25 + 25, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। कौन से टॉपिक से? भाषा विकास और उसका विकास, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो तब तक क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और एक छोटा सा कमेंट करना है कि वीडियो के थ्रू जो आपको आदिकाल से संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं और आपकी इन पर कितनी कमांड है और प्रश्न और किस तरह के आपको आदिकाल से संबंधित चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में एक शेयर ज़रूर करें जिससे आदिकाल से संबंधित जो ये श्रृंखला शुरू हुई है सभी तक इसकी जानकारी पहुंचे, सभी तक ये MCQ पहुंचे। और लाइक तो ज़रूर कीजिए, हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन हिट करके और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।